आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आज बच्चा पार्टी हम बायोलॉजी मास्टर सीरीज में चैप्टर जो करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। राइट, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, काफी याद करने वाली टर्म्स हैं, इसमें काफी याद करना पड़ेगा इसमें, तो इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया है। ये पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट में बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। राइट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हेल्थ क्या है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन की हेल्थ, है ना। चैप्टर का नाम देखो क्या है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन की हेल्थ, और उसमें कौन कौन सी हमारी ह्यूमन को डिजीज होती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले पता होना चाहिए हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ की बात करें तो व्हाट इज हेल्थ? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ जो होते हैं, वेलबींग हमारा जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हेल्थ इंक्रीजेस द लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। ठीक है, रेड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक हेल्थीनेस होगी तो मोर्टेलिटी रेट कम होगा, डेथ रेट कम होगा। राइट, इन्फेंट केस का भी हो सकता है, मैटरनल केस का भी हो सकता है। तो हमारी अल्टीमेटली क्या है कि लॉन्गेविटी जो है, लाइफ जो है वो लॉन्ग होगी अगर हेल्थी लाइफ होगी तो। राइट, इसके बाद अगर बात करें तो गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट। खाने का अपना सही रखना चाहिए, ज्यादा तला फुला नहीं। पर्सनल हाइजीन, उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे पोलियो की वैक्सीन, फलाना, ये सब वैक्सीन जो होती हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। एंड व्हाट आर द वेक्टर्स? वेक्टर्स हमने देखा था बायोटेक में भी, दीज आर द मॉलिक्यूलर व्हीकल्स। राइट, तो इसमें भी कुछ डिजीज ऐसी पढ़ेंगे जिसमें उनके कुछ वेक्टर्स भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल जस्ट बेसिक सा हो गया, वैसे आपको पता है, बट फिर भी एक लिखने के पर्पज से बोर्ड में यहां पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट इज द हेल्थ। हेल्थ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक हेल्थ की बात। अब हेल्थ जो है वो अफेक्टेड किन किन चीजों से हो सकती है ना। हेल्थ की अगर हम बात करें, इसमें कुछ फैक्टर्स लिख लेते हैं। दैट इज फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ या फिर हेल्थ, है ना। ह्यूमन हेल्थ जो है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इसमें 2 से 3 जो एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं वो तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे बच्चा पार्टी। राइट, तो हमें कौन कौन से देखने हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, हेल्थ को अफेक्ट वो भी कर सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के, जेनेटिक तो नहीं है लेकिन इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, है ना। कोरोना भी एक टाइप का क्या था? इन्फेक्शन था, जिसने ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था, बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट किया था। राइट, उसके अलावा लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल। तो ये 3 चीजें, 3 फैक्टर्स जो हैं, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर हो, मतलब पेरेंट्स से हमें इनहेरिट हो रखा है कुछ ना कुछ डिजीज, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ इन्फेक्शंस हो गए, कॉमन कोल्ड हो सकता है, कोरोना, मलेरिया, किसी भी टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। राइट, अब ये जो लाइफस्टाइल है, हम कब खाते हैं, हमारा पूरा का पूरा सर्केडियल रिदम कैसा है, हम रात को 2 बजे सो रहे हैं, दोपहर को 2 बजे उठ रहे हैं, तो मतलब सारा लाइफस्टाइल, हम खाते क्या हैं, बाहर का ज्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं, तो मतलब उस लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है हमारी हेल्थ। राइट, ये सब हमें पता है। ये 3 फैक्टर्स हो गए। अब ये जो है, ये सब फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? डिजीज कोज कर रहे हैं। डिजीज एक्चुअली में क्या होता है? डिजीज को भी अगर हम डिफाइन करें कि हमारी जो नॉर्मल कंडीशन है उससे कुछ भी इंटरफेरेंस या उससे हिंड्रेंस जो होता है, उसको हम डिजीज की कैटेगरी में रख देते हैं। क्या है कि हमारी जो कंडीशन है जो इंटरफेयर करे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिजीज। ठीक है, तो डिजीज, ये सब फैक्टर्स क्या कोज कर रहे हैं? डिजीज कोज करते हैं कोई ना कोई। राइट, और डिजीज क्या होता है? डिजीज को अगर डिफाइन किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं any condition which interferes with the normal functioning
ऑफ बॉडी, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग से जो भी इंटरफेयर करेगी कंडीशन, उसको हम डिजीज की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। अब जो डिजीज है, ये डिजीज जो कोज करते हैं, डिजीज कोजिंग, और डिजीज को थोड़ा सा और अगर देखें हम, डिजीज जो कोज करते हैं, डिजीज जो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस एक्चुअली में डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या इतनी कहानी क्लियर है? और दूसरी बात ये कि सारे के सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजेंस ही होते हैं, है ना। इसमें एक और लाइन हम देख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, या फिर स्टार मार्क करके पॉइंट हम, कि ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे इकोलॉजी के एक चैप्टर में पढ़ा था हमारा पैरासाइट और होस्ट वाला इंटरेक्शन, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव था, है ना। पैरासाइट जो है होस्ट पे होता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, जान का खतरा नहीं है बट नुकसान पहुंचाता है। तो अल्टीमेटली सारे के सारे पैरासाइट्स को हम क्या बोल सकते हैं? पैथोजेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, हमने उसमें देखा भी था, पैरासाइट्स हो सकता है होस्ट के अंदर हो, अंदर है तो मतलब एंडो पैरासाइट हो सकता है, एंडो पैरासाइट मतलब इन, राइट, या फिर हो सकता है एक्टो पैरासाइट, राइट, बाहर है, सरफेस पे है, मतलब ऑन सरफेस, ठीक है। तो ये पैरासाइट सारे के सारे क्या हो गए? पैथोजन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। अब ये पैथोजेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। अभी तक हमने देखा हेल्थ क्या होता है बेसिक सा, और देखा डिजीज क्या होता है, और डिजीज जो कोज करता है उसको पैथोजन बोलते हैं। सारे के सारे पैरासाइट्स को हम पैथोजेंस बोल सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पैरासाइट्स की बात तो कर ली हमने। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, राइट। अब जैसे मान लो पैथोजेंस है, अगर हमारे अंदर प्रेजेंट है तो उसका उस टाइप का वो एनवायरमेंट अंदर, मान लो पीएच जो भी है एसिडिक है, स्टमक में है तो एसिडिक है मान लो, तो जहां जो स्टमक पे पैरासाइट प्रेजेंट है या जो पैथोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो एसिडिक पीएच में जीवित रह सकता है, ठीक है। या फिर कहीं और अगर प्रेजेंट है लीवर या उस टाइप, तो एल्केलाइन मीडियम में वो जीवित रह सकता है। हमारे गट में प्रेजेंट है तो वो एल्केलाइन में रह सकता है, तो उसने एडेप्टेशन शो की। तो इसका मतलब क्या? पैथोजन जो है वो जल्दी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस भी शो करते हैं, इसीलिए डिजीज कोज करते हैं और हार्म करते हैं लिविंग होस्ट को, ठीक है, इसकी हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को, ठीक है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अब डिजीज को थोड़ा सा और क्लासिफाई अगर हम करें तो डिजीज एक्चुअली में दो टाइप्स की होती हैं। जो डिजीज है, अभी तक हमने बेसिक देखा डिजीज क्या है, अब हम देखेंगे डिजीज कितने टाइप्स की हैं, जो कि मेन कोर पार्ट है इस चैप्टर का, मेन पार्ट जो हमें स्टडी करना है, राइट। तो डिजीज जो है दो टाइप में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। डिजीज इन्फेक्शियस हो सकती है या नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। ये बचपन में भी सुना था, 6th 7th 8th 9th में भी, है ना, क्या इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, क्या नॉन इन्फेक्शियस, बस वही यहाँ पे जस्ट उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमें याद करने पड़ेंगे और उनको अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट फर्स्ट है इस मास्टर सीरीज का, इस मास्टर सीरीज के फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के, इसमें हम सिर्फ कौन सा सेगमेंट करने वाले हैं? इसमें हम सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज को देखने वाले हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे हम, ठीक है बच्चा। तो इसमें सिर्फ इन्फेक्शियस पार्ट देखेंगे इस चैप्टर में, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, मलेरिया, एमीबियासिस, फाइलेरियासिस, रिंगवर्म्स, है ना, एंड चिकनगुनिया, डेंगू, मतलब जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, कॉमन कोल्ड एंड और जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, इसमें सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज देखेंगे इस सेशन में। और बाकी की जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मेजर जो कि 2 है इसमें, एड्स एंड कैंसर, और उसके अलावा जो एल्केलॉइड्स ड्रग्स वगैरह हैं वो हम देखेंगे सेकंड सेशन में, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दो टाइप की डिजीज होती हैं, ठीक है। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो डिफरेंस हम कर लेते हैं, इसमें ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। पहला डिफरेंस सबसे पहले जो आपको पता ही है, इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर, है ना। इन्फेक्टेड वन से किसी दूसरे में सॉरी, इन्फेक्टेड वन से क्या है, किसी दूसरे में बीमारी जा सकती है। और इस केस में नॉन इन्फेक्शियस में, ये तो पता ही है, नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज है ये तो,
नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज है ये एक टाइप की, राइट। ये छूने से मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में है तो आपको ये डिजीज हो जाएगी, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक ऐसी डिजीज है, ये हो सकता है आप उसको टच कर दें या मतलब ये कांटेक्ट में आने से फैलती हैं डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये इस टाइप की जो डिजीज होती हैं, इस टाइप की जो डिजीज होती हैं जनरली ड्यू टू extrinsic, it is generally due to the extrinsic factors, that is पैथोजन की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सट्रिंसिक जो होते हैं पैथोजेंस वगैरह, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण जनरली इन्फेक्शियस डिजीज होती है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक के साथ साथ इंट्रिंसिक भी हो सकता है ना। इसके केस में अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक as well as इंट्रिंसिक, मतलब बाहर के फैक्टर्स के अलावा भी हो सकता है। इंट्रिंसिक का मतलब कहने का क्या है, जैसे कि अभी जो देखा था जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब इनहेरिट हो सकता है, हेरिडिटी में कुछ ना कुछ हो सकता है, अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई है ना, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण भी ये वाली डिजीज तो हो सकती है। कौन सी? नॉन इन्फेक्शियस वाली। लेकिन जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो ज्यादातर क्या होती है, ये मोस्टली कह सकते हो आप किसके थ्रू होती है, पैथोजन या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण होती है, ठीक है। ये दो डिफरेंस एकदम क्लियर है बढ़िया से। उसके अलावा अगर बात करें तो पब्लिक हेल्थ, इसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कैन बी, इसको थर्ड पॉइंट अगर माने, कैन बी रेड्यूस वाया हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करके, हाइजीन वगैरह, पब्लिक हेल्थ और हाइजीन वगैरह मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज को कम कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं। जबकि इस केस में अगर बात करें तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, इनइफेक्टिव है ना। आप कितनी भी हाइजीन मेंटेन कर लो, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो हाइजीन या पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने से नहीं रेड्यूस होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर हैं इस टाइप की हैं जो इन्फेक्शियस तो है ही नहीं। तो पब्लिक हेल्थ या हाइजीन मेंटेन करने से तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसका इन्फेक्शन रुक जाएगा, कोई वायरस है या बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन रुक जाएगा। बट इसमें तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में इनफेक्टिव हो जाता है, आप कितनी भी हाइजीन मेंटेन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हो गए बेसिक से डिफरेंस। इसके अलावा जो है इसमें एग्जांपल, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं मैं फोर्थ पॉइंट में। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज में कॉमन कोल्ड ले सकते हैं, है ना, कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शियस डिजीज में कॉमन कोल्ड आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस में भी एक एग्जांपल याद रख लीजिए, चाहे कैंसर, है ना, कैंसर इज अ टाइप ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो गया इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं इसको हम स्टडी करने वाले हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज देखनी है, इसका फ्लो चार्ट है। इसमें आप देख लीजिए हमें कौन कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज, वो देखनी है। वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली डिजीज, वायरल डिजीज। प्रोटोजोआन से होने वाली डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज, ठीक है। फंजाई से जो रिंगवर्म्स वगैरह, फंगल डिजीज। हेलमंथिक डिजीज, हेलमंथीज से जो होती हैं दैट इज हेलमंथिक डिजीज, वर्म्स वगैरह, है ना, तो उससे जो डिजीज। तो ये 5 सेगमेंट में इन्फेक्शियस डिजीज को बांटा हुआ है इस चैप्टर में हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो अब कौन कौन सी इसमें डिजीज, कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, वायरल डिजीज कौन सी होती है, प्रोटोजोआन डिजीज कौन सी होती है, फंगल डिजीज कौन सी होती है, एंड हेलमंथिक डिजीज कौन सी होती है, राइट। तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले हम अगर देखें तो इसमें 2 एग्जांपल आप याद रख लीजिए, एक तो टाइफाइड और एक निमोनिया, ठीक है। इसमें 2 एग्जांपल हम याद रख लेते हैं। टाइफाइड, ये इसलिए मैं एग्जांपल याद करवा रहा हूं क्योंकि हमने करना भी है डिटेल में, राइट। निमोनिया, ये दोनों एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में है, इसको हमें डिटेल में देखना भी है। ये 2 एग्जांपल किसके हैं, बैक्टीरियल डिजीज के, मतलब टाइफाइड या निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया कोज करता है, ठीक है, एक चीज। उसके अलावा वायरल डिजीज की बात करें तो इसमें कॉमन कोल्ड, तो हमें जो कॉमन कोल्ड होता है, जो कि अभी हुआ भी हुआ है मुझे, कॉमन कोल्ड ये किससे होता है, वायरल डिजीज है, वायरस से, कॉमन कोल्ड। इसके अलावा डेंगू, तो डेंगू भी जो है एक वायरल डिजीज है। इसके अलावा
चिकनगुनिया, ठीक है। तो ये तीनों डिजीज क्या है, वायरल डिजीज आपको याद रखनी है। कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया आर द एग्जांपल्स ऑफ द वायरल डिजीजेस, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोजोआन डिजीज में, तो प्रोटोजोआन में दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक तो मलेरिया, और एक है एमीबिएसिस, है ना। तो ये दो डिजीज जो है ये प्रोटोजोआन कोज करते हैं। अच्छा, अब तीनों जो बुखार हैं उसका नाम आ गया आई गेस, है ना, टाइफॉइड, मलेरिया और डेंगू। तीन जो कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये बुखार आपने सुने होंगे। तो इसमें जो टाइफॉइड होता है वो बैक्टीरिया कोज करता है, आपको पता लग गया। एक चीज जो हमारी जनरली हमने सुना है उसको आप रिलेट करके देखिए बच्चा पार्टी, क्या है, टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया कोज करता है, डेंगू जो है वो एक वायरस कोज करता है, उसके अलावा मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआन कोज करता है, ठीक है। इनमें से मच्छर कोई कुछ कोज नहीं करता, ठीक है। तो मच्छरों का कसूर ज्यादा मत निकालिए। मच्छर जो होता है वो सिर्फ मॉस्किटोज जो होते हैं वो वेक्टर का काम करते हैं, व्हीकल का काम करते हैं। मतलब ये वायरस है तो वायरस को लेकर आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआन है तो प्रोटोजोआन को मॉस्किटो लेकर आ रहा है, व्हीकल का काम कर रहा है, जाने अनजाने में भूल हो रही है जिसके कारण वो आपको मलेरिया कोज कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा फंगल डिजीज में बात करें तो फंगल में तो एक ही है हमारी एनसीईआरटी में, तो एक ही हम करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। रिंगवर्म का एग्जांपल, ठीक है। और हेलमंथिक डिजीज की बात करें तो हेलमंथिक डिजीज से हमारे में क्या है एनसीईआरटी में, दो एग्जांपल्स हैं, एक तो एस्केरियासिस और एक फाइलेरियासिस, राइट। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस, ठीक है। फाइलेरियासिस जो होता है इसी को एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस, है ना, हाथी पैर बीमारी जिसको बोला जाता है हिंदी में। एलिफेंटाइसिस या एस्केरियासिस, ये दो बीमारियां, दो डिजीज जो है हेलमंथिक डिजीज में है। तो ये सारा का सारी डिजीज हमें करनी है स्टडी इस सेशन में इन्फेक्शियस डिजीज में। तो इन्फेक्शियस डिजीज में हमारे कौन कौन सी डिजीज है एनसीईआरटी में, सारों के नेम एक ही बोर्ड पे आपके लिख दिए गए हैं। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड, निमोनिया, वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, उसके अलावा प्रोटोजोआन डिजीज में मलेरिया, एमीबिएसिस, उसके अलावा हेलमंथिक डिजीज में एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस, ठीक है। फंगल डिजीज में रिंगवर्म। अब ये भी बताने की जरूरत तो वैसे नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता दे रहा हूं। बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया कोज करे, वायरल डिजीज जो वायरस कोज करे, प्रोटोजोआन डिजीज जो प्रोटोजोआ कोज करे, हेलमंथिक डिजीज जो वर्म्स कोज करे, हेलमंथिक आपने 11th में पढ़ा भी होगा ना। फंगल डिजीज जो फंगस कोज करे, ठीक है। ये ओवरऑल समझ में आ गया क्या सीन है। आगे चलें, पक्की बात, एक एक करके स्टार्ट करें, पक्की बात, तो चलो आगे। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में देखेंगे टाइफॉइड और निमोनिया। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में हम देखने जा रहे हैं टाइफॉइड, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या देखने जा रहे हैं, टाइफॉइड। तो देखिए क्या है, इट इज कोज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। ये नाम याद रखना है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लेना। टाइफॉइड का जो पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफाई जो है, साल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया जो है वो कोज करता है टाइफॉइड, ठीक है। ये नाम स्टार मार्क याद रखना है। इट इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादातर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से ही हमारे को स्प्रेड होती हैं, ठीक है। इसीलिए तो इसमें लिखा था ना हमने कि इसमें हाइजीन मेंटेन करके हम रेड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को, राइट। तो ये क्या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। इट जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो साल्मोनेला टाइफाई के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है मैंने कि इट जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन देन माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। ये पहले क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा साल्मोनेला, उसके अलावा अदर ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू चला जाएगा। इसलिए टाइफॉइड में क्या है, आपको बुखार, हाई फीवर रहेगा, स्टमक पेन रहेगा, है ना। और कई कुछ कंडीशंस में तो मोशन स्टूल भी क्या कहते हैं लूज हो जाता है, राइट। तो उसके अलावा क्या है, टाइफॉइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ये भी याद रखना है। स्टार जहां जहां पे लगा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, कुछ कुछ नेम्स जो है आपको याद रखने ही पड़ेंगे। टाइफॉइड कोज कौन करता है, कौन सा पैथोजन होता है, साल्मोनेला टाइफी। ये एक क्या है ये भी पता होना चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, ये वेक्टर है, मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है, क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है। टाइफॉइड को टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट। तो अगर डॉक्टर को शक होगा कि आपको हो सकता है टाइफॉइड के सिम्टम्स हैं
आपको कौन सा टेस्ट लिख कर देगा डॉक्टर? विडाल टेस्ट करवा लीजिए लेबोरेटरी में, राइट। उसके अलावा एक केस स्टडी देख लीजिए आप थोड़ा सा। मैरी मेलन जो है उसको टाइफॉइड मैरी बोला जाता है, ये आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। एक्चुअली में ये एक कुक थी जिसको जो कि टाइफॉइड की कैरियर थी, और इसने कंटिन्यू स्प्रेड किया इस डिजीज को बहुत सालों तक, और तब तक हमें पता ही नहीं था टाइफॉइड कुछ होता है, क्योंकि ये खाना बनाती थी और उस खाना बनाने के बाद जो उसको खाता था तो उसे टाइफॉइड हो जाता था। तो ये जो है एक कहानी है जो कि एनसीईआरटी ने लिख रखी है, मैरी मेलन नाम की सच्ची कहानी। मैरी मेलन को टाइफॉइड मैरी बोला जाने लगा क्योंकि ये एक्चुअली में कुक थी एक, है ना। अब ये स्प्रेड होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ये कुक थी, इसको टाइफॉइड था, टाइफॉइड की कैरियर थी। अब क्या हुआ, ये खाना बनाती थी, कई सालों तक टाइफॉइड को फैलाती रही, जो इसका खाना बना हुआ खाता था वो, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या? टाइफॉइड मैरी, और असली नाम क्या था? मैरी मेलन, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। क्या इतनी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। तो आगे चलने से पहले इसके कुछ सिम्टम्स देख लो, है ना, थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी हम याद करते चलेंगे। टाइफॉइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। एक तो हाई फीवर, है ना, हाई फीवर, हाई फीवर। इसके अलावा कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाता है, कब्ज की प्रॉब्लम, और लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। उसके अलावा वीकनेस हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टाइफॉइड जिसको होता है तो उसमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया भी था, स्टमक पेन भी हो जाता है, स्टमक पेन। इसके अलावा हेडेक भी होने लगता है, राइट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, सारे डिजीज के सिम्टम्स आप एग्जैक्ट याद रखें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं सबके, उसे तो एक तरफ लिख लेना अपनी नोटबुक में, और जो स्पेसिफिक 2-3 सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज के उसको याद रखना है, ठीक है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, फटीग, मतलब उनको कॉमन साइड में रख लेना है, सारों में जो लिखना ही है। उसके अलावा जो 2 या 3 स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं किसी डिजीज के, उसको अलग से लिख लेना, उस डिजीज के साथ याद रखना है। तो ये कुछ सिम्टम्स शो करते हैं टाइफॉइड का जो भी पेशेंट होता है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारे पास निमोनिया। सेकंड बैक्टीरियल डिजीज इज निमोनिया, बहुत सुना हुआ नाम है। इट इज कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो निमोनिया जो है, निमोनिया दो बैक्टीरिया, ये दोनों क्या है? बैक्टीरिया। ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज। तो स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमने बैक्टीरिया उसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जब किया था तो उसमें हमने देखा भी था। कोकस का मतलब, इसका स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रेप्टोकोकस का? स्फेरिकल, राइट। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जब होता है तो कोकस लगता है, और जब रोड शेप स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का तो क्या लगता था? बैसिलस, राइट। तो ये क्या है? एक स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया कोज करता है, या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या करते हैं? निमोनिया को कोज करते हैं। ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? पैथोजेंस हैं, किसके? निमोनिया के। उसके अलावा दे इन्फेक्ट एल्वियोलाई, ये किसको इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में? एल्वियोलाई, जो हमारे 11th में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। एल्वियोलाई क्या होते हैं? एयर फिल्ड सैक्स जो होते हैं लंग्स के, उसको इन्फेक्ट करते हैं, और वहां पे क्या करते हैं? एल्वियोलाई गेट्स filled with the fluid resulting in the decrease of respiratory efficiency of the lungs। सांस लेने में भी कई बार दिक्कत होने लग जाती है। ये अंदर एक फ्लूइड को क्या करता है? भर देता है लंग्स की एल्वियोलाई में, जो कि एयर फील्ड सैक्स होते हैं, जिसके कारण रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। उसके अलावा ये फैलता कैसे? इट इज स्प्रेड बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स aerosol from the infected person and sharing glasses and utensils with an infected person, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फेक्शियस डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लिखने की वैसे चीज थी नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया हमारे प्यारे बच्चों के लिए कि जो ये कॉन्टैक्ट में आने से डिजीज है वो फैलती है। आपने यूटेंसिल्स, बर्तन शेयर कर लिए, जूठा मूठा खा रहे हो एक दूसरे का, है ना, तो उससे ये फैल जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर, ठंड लगेगी, कफ आएगा, हेडेक आएगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ये शो करता है, ठीक है। अच्छा, निमोनिया में क्या है? कुछ सीवर केसेस में पता है क्या होता है निमोनिया में? अगर आपने देखा हो, कुछ ज्यादा कमजोर लोग जो होते हैं, है ना, ज्यादातर जो 10-15 साल की एज में बच्चे जो होते हैं कई बार ज्यादा कमजोर हो जाते हैं,
तो वो ज्यादा कभी कभी उनके नेल्स जो है वो पर्पल या ब्लूइश होने लग जाते हैं, या फिर उनके जो लिप्स हैं, लिप्स जो होते हैं वो पर्पल या ब्लूइश होने लग जाते हैं, या फिर वो ज्यादा टाइम मान लो नहा लें, बाथरूम में रहें, तो उसके बाद भी क्या है वो नीले पड़ने लग जाते हैं। तो वो भी क्या है, निमोनिया के ही सिम्टम्स हैं। तो निमोनिया के सीवर कंडीशन जब हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ब्लूइश वगैरह कलर आने लग जाता है ना। इसको चाहे लिख भी सकते हो आप कि ब्लूइश नेल्स एंड लिप्स इन सीवर कंडीशन, है ना। ज्यादा जब निमोनिया फैल जाता है तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है ना। ब्लूइश कलर का कई बार ज्यादा कमजोर जो होंगे अगर आपके घर पे या किसी भी कहीं पे देखा होगा किसी बच्चे को, तो कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, राइट। तो ये है निमोनिया हो गया, डन। तो दो डिजीज हमने देख ली हैं, एक टाइफॉइड देख लिया बैक्टीरियल डिजीज में, एक निमोनिया देख लिया, ठीक है। आगे चले बैक्टीरियल डिजीज हमारी हो गई। अब चलेंगे हम वायरल डिजीज पे, जो कि कौन करता है, वायरस। तो वायरल डिजीज में कौन कौन सी हमने करनी थी, कॉमन कोल्ड, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये 3 डिजीज हमें कवर करनी है वायरल डिजीज में, ठीक है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की बात करें अगर, जो हमें जनरली जो जुकाम होता है इस मौसम में जो अभी चल रहा है, इट इज कोज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको क्या बोला गया है, राइनो वायरसेस, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको क्या बोलते हैं हम, राइनो वायरस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसको राइनो वायरस बोलते हैं, राइनो वायरस, ठीक है। तो राइनो वायरसेस जो का ग्रुप जो है, इन वायरसेस का ग्रुप कॉमन कोल्ड कोज करता है। दीज वायरसेस इन्फेक्ट द नेजल एपिथेलियम एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये लंग्स को नहीं, एक्चुअली में ये जैसे निमोनिया में था लंग्स को इफेक्ट कर रहा था, एल्वियोलाई को, ये लंग्स को तो नहीं करता इनफेक्ट, लेकिन रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है, कई बार कफ हो जाता है ना उस टाइप का, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, लंग्स इफेक्ट होते हैं। इसमें लंग्स इफेक्ट नहीं होते, उसका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो विंड पाइप वगैरह में उसमें ब्लॉकेज होता है, राइट। तो बाकी नेजल एपिथेलियम जो है उसमें इन्फेक्शन रहता है। और देयर अटैक लास्ट फॉर द 3 से 7 दिन, लगभग 1 हफ्ता आपको पता ही जुकाम रहता है। अपनी एक साइकिल कंप्लीट करके 3 से 7 दिन की, अपने आप भी कई बार ठीक हो जाता है। अगर आप कोई दवाई ले लेते हैं तो हो सकता है 2-4 दिन में ठीक हो जाए, ठीक है, वरना वो जनरली अपनी साइकिल 3 से 7 दिन की कंप्लीट करके कॉमन कोल्ड अपने आप हट जाता है। उसके अलावा ये स्प्रेड कैसे होता है, वही कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक्स, कप्स, कुछ भी आपने शेयरिंग कर ली यूटेंसिल ना, कफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। कफ या फिर किसी ने छींक मारी और आपके ऊपर उसकी ड्रॉपलेट्स आ गई तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो वैसे फैल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम सर्दी में भी कईयों को आइसक्रीम खाने की शौक रहता है या ठंडा फ्रिज का पानी, है ना, तो उससे क्या होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। ये आपको एक चीज अगर मैं बताऊं बच्चा पार्टी तो क्या होता है कि जो लोग ज्यादा ठंडा जो है वो कंज्यूम करते हैं, मान लो ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं 12 महीने, तो उनको मान लो हो सकता है अभी पी रहे हैं तो अभी कुछ नहीं होगा, हो सकता है 1 महीने बाद, या कभी कभार उन लोगों को क्या होता है एकदम से क्लिक करता है जुकाम, ठीक है। उन्होंने उस दिन ठंडा पानी नहीं पिया, ना ठंडी आइसक्रीम खाई, ना कुछ नहीं किया, लेकिन उनको एकदम से कोल्ड जो है वो कॉमन कोल्ड हो गया, मतलब एकदम से क्लिक कर गया। शाम को सही सोए थे, सुबह छींके लग गई, तो वो किस लिए लगता है, वो भी इसीलिए लगता है क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं है ना, उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो ठंडा ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो एकदम से क्लिक कई बार कर जाता है, ठीक है बच्चा पलटी। आगे चलें, ये हो गया कॉमन कोल्ड की बातें। इसके अलावा आगे चलते हैं डेंगू, ठीक है। डेंगू फीवर की अगर बात करें तो डेंगू फीवर जो है एक वायरस जो कोज करता है उसका नाम है फ्लेवी वायरस। स्टार लगाता जा रहा हूं मैं, पैथोजेंस के नाम याद रखने, ये पैथोजेंस है, इसमें क्या है, वायरस पैथोजन है, जैसे उसमें बैक्टीरिया था। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद वन ऑफ द 4 डेंगू वायरस सीरोटाइप्स, ठीक है। तो ये जो फ्लेवी वायरस जो है इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, आप सिंपल भाषा में अगर समझिए तो उसमें से कोई एक जो है वो मॉस्किटो की बाइट में, तो ये भी मच्छर से, कहते हैं ना डेंगू मच्छर, तो मच्छर कोज नहीं कर रहा होता एक्चुअली में, उस मच्छर के जो उस मच्छर के साथ वायरस होता है, जैसे ही वो बाइट करता है तो उसकी सिरिंज से वो वायरस अंदर चला जाता है, दैट इज द फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक सीरोटाइप उसमें लगा होता है उस मच्छर की आगे निब पे, सिरिंज पे, ठीक है। तो इसलिए वो मॉस्किटो से फैलता है। तो यहाँ पे मॉस्किटो किसका काम कर रहा है, एक वेक्टर का काम कर रहा है, ना कि पैथोजन। और फ्लेवी वायरस क्या है, पैथोजन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, पैथोजन को वेक्टर लेकर जा रहा है, वेक्टर के कारण, मतलब वेक्टर एक साधन है, लेकिन वेक्टर खुद नहीं डिजीज कोज कर रहा, ठीक है ना। तो मच्छर का दोष नहीं है डेंगू होने में, उसका दोष किसका है, वायरस का। क्या कहानी इतनी क्लियर है। आगे चलें, इट अफेक्ट्स इन्फेंट
यंग चिल्ड्रन, एडल्ट, सभी को होता है डेंगू। तो विद सिम्टम्स अपीयरिंग 3 to 4 days आफ्टर द इन्फेक्टिव बाइट, 3 से 4 दिन का इसमें क्या रहता है, सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं आफ्टर द इन्फेक्टेड बाइट। उसके अलावा देयर इज नो वैक्सीन एनी स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट द डेंगू, अभी तक कोई भी वैक्सीन या इसकी मेडिसिन नहीं है। जस्ट टेक रेस्ट, पैरासीटामोल, एनोल, ये अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा वायरस और अपने आप जो है आपका डेंगू फीवर कम हो जाएगा और आपकी प्लेटलेट्स बढ़ने लग जाएंगी, राइट। तो ये इतनी कहानी क्लियर है। इसके अलावा इसमें भी अगर हम बात करें कुछ सिम्टम्स की, सिम्टम्स वैसे आप सबने सुन ही लिए होंगे, इतने केसेस हर साल आ जाते हैं हमारे इंडिया में। उसके अलावा फिर भी मैं बता देता हूं कुछ सिम्टम्स की, जैसे कि हाई फीवर, है ना, मैंने आपको बताया ना कुछ सिम्टम्स तो आपको कॉमन लिख ही लेने। हाई फीवर, हेडेक होता है, इसमें भी हाई फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, आईज के पीछे कई बार पेन होता है, मसल एंड जॉइंट पेन हो जाता है। बुखार होगा तो मसल जॉइंट पेन तो होगा, ये भी लिख लो अलग से, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है। अब फीवर होगा तो ये सब तो होता ही है ना, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डेंगू फीवर के दौरान। फ्लेवी वायरस याद रखना है, मॉस्किटो इसका वायरस वेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका नेम एनसीईआरटी में नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट इज द चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया की अगर हम बात करें, ये कौन करता है, एक अल्फा वायरस होता है, दैट इज चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। इसका पैथोजन है अल्फा वायरस होता है एक टाइप का, दैट इज चिकनगुनिया वायरस। जैसे कॉमन कोल्ड राइनो वायरस था, ये एक टाइप का अल्फा वायरस है। उसके अलावा बात करें अगर हायर स्टडीज में जब वायरस का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तो इतना याद रख लो बस। इट इज जनरली स्प्रेड थ्रू द बाइट फ्रॉम ए एजिप्टी। यहाँ पे ए एजिप्टी क्या है, मॉस्किटो है जो कि एक वेक्टर। ए एजिप्टी का मतलब एडीज एजिप्टी, ठीक है। एडीज एजिप्टी ये एक मॉस्किटो है जो कि क्या है, वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर किसका, चिकनगुनिया वायरस का, ठीक है। तो ये वेक्टर का काम करता है। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो है, इसके काटने से क्या होता है, इस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया हो जाता है ना। और होता एक्चुअली में चिकनगुनिया वायरस के कारण है, इसकी सिरिंज में चिकनगुनिया वायरस होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही ये केस है जैसे डेंगू का। द बेस्ट मीन ऑफ प्रिवेंशन इज ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल एंड द अवॉइडेंस ऑफ बाइट बाय एनी इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, है ना। अब कैसे अवॉइड करोगे, घर पे वही काला हिट, लाल हिट और ऑल आउट, मतलब मच्छरदानी लगा के मतलब मॉस्किटो से बचना है, सिंपल सी बात है ना। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नोन, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट मेडिकेशन कैन बी यूज्ड टू रेड्यूस द सिम्टम्स। मेडिकेशन दे दी जाती है रेड्यूस करने के लिए चिकनगुनिया के सिम्टम्स, कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये हमारी हो गई वायरल डिजीज, राइट। अब आगे चलें अगर प्रोटोजोआन डिजीज में, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा इन्फेक्शियस डिजीज में, दैट इज प्रोटोजोआन डिजीज। हर डिजीज इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, हर डिजीज को अपन को याद रखना ही पड़ेगा। इसमें है मलेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज हमारे सिलेबस की इन्फेक्शियस डिजीज के सेगमेंट में, दैट इज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया की बात करें तो ये कौन कोज करता है, एक प्रोटोजोआन डिजीज है तो प्रोटोजोआ करेगा। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, याद रखना है। प्लाज्मोडियम क्या है, नाम है प्रोटोजोआन का, जो प्लाज्मोडियम कोजेज द मलेरिया। इसके अलावा प्लाज्मोडियम जो है, इसकी 3 स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जिसमें से जो फैल्सीपैरम वाली स्पीशीज होती है ना, ये मोस्ट डेंजरस होती है। फैल्सीपैरम स्पीशीज जो होती है वो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया कोज करती है, राइट। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द मोस्ट फैटल या मोस्ट डेंजरस। और बाकी प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम कोज करता है मलेरिया। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कोजेज द मोस्ट सीरियस एंड फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया, जैसे कि मैंने बताया। द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है ये इसका वेक्टर होता है, जैसे कि लिखा इसमें फीमेल एनाफिलीज, जैसे उसमें एडीज इजिप्टी थी चिकनगुनिया में, इसमें फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो जो है वो वेक्टर का तौर पे काम करता है। किसका वेक्टर, प्लाज्मोडियम का वेक्टर, ठीक है। विच ट्रांसफर्स द स्पोरोजोइड्स, दैट इज स्पोरोजोइड्स का मतलब इन्फेक्शियस फॉर्म। एक्चुअली में स्पोरोजोइड्स फॉर्म जो होती है उसको इन्फेक्शियस फॉर्म बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इज बाय द एंटी मलेरियल ड्रग्स लाइक क्विनाइन, क्लोरोक्विन। तो ये दोनों नाम याद रखना, क्विनाइन एंड क्लोरोक्विन से ये जो है एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, इनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग द मॉस्किटोज बाय स्प्रेइंग डीडीटी, बीएचसी, है ना, मतलब जितने भी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, एंड यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट्स
ओडोमास वगैरह, मॉस्किटो नेट्स और एक्सेट्रा। मतलब मच्छर से बचोगे तो मलेरिया से बच जाओगे, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। और इसका ट्रीटमेंट में क्विनाइन एंड क्लोरोक्विन का यूज किया जाता है। अब फीमेल एनाफिलीज जो है वो वेक्टर का रूप है, वो प्लाज्मोडियम को लेके आता है। ये कंप्लीट साइकिल होती कैसे है मलेरिया की, ये हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या कहानी इतनी क्लियर है? आगे चलें। चलो अब देखो ये डायग्राम दे रखा है एक, है ना, ये एक डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में, ये लाइफ साइकिल दिखाने की कोशिश कर रखी है। क्या है लाइफ साइकिल? है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, एक प्रोटोजोआन है जो कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कोज कर रहा है, उसकी लाइफ साइकिल दे रखी है। देखिए अब हो क्या रहा है, फीमेल एनाफिलीज है। ये कौन है? हमारी एनाफिलीज। एनाफिलीज। ठीक है, इस एनाफिलीज ने बाइट कर लिया किसी भी नॉर्मल पर्सन को। ठीक है, इस एनाफिलीज ने जैसे ही बाइट किया तो स्पोरोजोइड्स जो हैं वो इसके अंदर चले गए। ठीक है, किसके? प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स जो हैं वो इसके अंदर चले गए। स्पोरोजोइड्स इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम की ही, वो इसके अंदर गए। इसके अंदर कहां गए? ह्यूमन के लीवर में चले गए। कहां गए? लीवर में चले गए, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले एनाफिलीज ने बाइट किया, स्पोरोजोइड्स एंटर कर गए उसके बाइट करने से किस ह्यूमन की बॉडी में, ब्लड में, और वो ब्लड के थ्रू चले गए लीवर में। लीवर में जाके क्या किया? पैरासाइट ने रिप्रोड्यूस किया असेक्सुअली इन द लीवर सेल और बर्स्ट कर दिया सेल को, और मतलब जाके क्या करेगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेगा, है ना। लीवर में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। कौन? स्पोरोजोइड्स। किसका? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइड्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है लीवर में जाकर, और एक टाइम के बाद अब बढ़ता जाएगा सेल, तो सेल एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाएगा। तो जब लीवर सेल बर्स्ट होगा तो क्या होगा? दोबारा से ब्लड में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो असेक्सुअली जो है मल्टीप्लाई करता है, और ये सारा का सारा मल्टीप्लाई कैसे करता है? असेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है। उसके अलावा अगर आगे की बात करें तो पैरासाइट जो है, अब पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस करेगा इसमें देखो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसमें अगर आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा हो तो वो एनसीईआरटी खोलकर बैठना बच्चा पार्टी। पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कोजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर पैरासाइट इंफेक्शन। उसके अलावा अगर बात करें तो अब आगे जो है सेक्सुअल स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। आगे जो है इसका सेक्सुअल स्टेज आएगा इन्हीं स्पोरोजोइड्स का। ये आगे सेक्सुअल स्टेज में मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे, जिसको गैमीटोसाइट्स बोला जाता है। राइट, यहाँ पे गैमीटोसाइट्स लिखा भी हुआ है आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे। और वो गैमीटोसाइट्स जो है, अब ये गैमीटोसाइट्स हो गए, मतलब सेक्सुअल, अब ब्लड में जो है वो क्या है? सेक्सुअल स्टेजेस आ चुके हैं। दोबारा से जब इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज बाइट करता है, जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, तो वो जब बाइट करता है, ब्लड सक करता है, तो ब्लड सक करते ही क्या होता है कि वो मच्छर के वो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है उसके अंदर चला जाता है। क्या? गैमीटोसाइट्स, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स चले जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बने थे। तो इसका मतलब जब पहले जब बाइट किया था नॉर्मल पर्सन को तो स्पोरोजोइट्स छोड़े थे उस मच्छर ने, अब उस मच्छर ने दोबारा अगर बाइट कर दिया इन्फेक्टेड पर्सन को, तो अब जो ले रहा है वो क्या ले रहा है? गैमीटोसाइट्स ले रहा है, दैट इज द मेल एंड फीमेल गैमीट्स ले रहा है उस इन्फेक्टेड पर्सन से। इसका मतलब स्पोरोजोइड से मेल एंड फीमेल गैमीट्स तक का सफर कहां पे हो रहा है? ये सारा का सारा सफर जो है कहां पे हो रहा है? यहां से लेके यहां तक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोबारा से जो है वो गैमीटोसाइट्स चले गए हैं मच्छर के अंदर, दैट इज एनाफिलीज के अंदर। उसके बाद क्या होगा? फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमीटोसाइट्स विद द ब्लड मील। ठीक है, मतलब ब्लड को सक किया तो उसके साथ चला गया। अब क्या होगा कि मॉस्किटोज जो है, मॉस्किटो के गट में जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जो फीमेल एनाफिलीज है उसके गट में जाके फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट का, और जिससे कि क्या बन जाएगा? दोबारा से एक प्रॉपर प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, और वो प्लाज्मोडियम फिर से अपना वही सेम कंडीशन स्पोरोजोइड्स रिलीज करेगा, और वो फिर से वो मॉस्किटो किसी को आगे बाइट करेगा तो नॉर्मल पर्सन को फिर से इन्फेक्टेड कर देगा। तो एक कंप्लीट साइकिल दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, बहुत ही इलेबोरेटिव वे में, बड़ी अच्छी साइकिल। इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होने चाहिए। पहले बाइट किया, मच्छर ने पहले काटा, मच्छर ने जैसे ही काटा प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स को हमारे शरीर में छोड़ दिया, खून में, हमारे खून से तैरते तैरते वो लीवर तक पहुंच गए, लीवर में जाके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई किया खूब सारा, और उसके बाद क्या हुआ? सेल, लीवर सेल्स में जब बर्स्टिंग करी तो वो दोबारा से ब्लड में आ गए, ब्लड में जब आए तो वो रेड ब्लड सेल्स में फिर से दोबारा से मल्टीप्लीकेशन और करते जा रहे हैं। अब वो सेक्सुअल स्टेज बनाना चालू कर दिया उन्होंने, है ना, और आरबीसी को भी क्या कर रहे हैं? बर्स्ट कर रहे हैं। उसके अलावा सेक्सुअल स्टेज जब बना दिए तो मेल एंड फीमेल
गैमिट बने तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, गैमिटोसाइट्स बोल रहे हैं। अब गैमिटोसाइट्स खून में फैल चुके हैं हमारे, किसके, प्लाज्मोडियम के गैमिटोसाइट्स। अब इन्फेक्टेड पर्सन को दोबारा अगर मच्छर काटता है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआन है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया या मॉस्किटो नहीं बोल रहे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब वो प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट, अभी तक तो कहां था, ह्यूमन बॉडी के अंदर आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली। अब ये गैमिटोसाइट्स जैसे ही मच्छर दोबारा काटेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसमें उसके ब्लड के थ्रू गैमिटोसाइट्स चले जाएंगे मच्छर के अंदर। अब मच्छर की गट जो है, मच्छर की गट में जाके ये मेल और फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे और पूरा दोबारा से प्लाज्मोडियम बन जाएगा। फिर वो दोबारा से स्पोरोजोइड्स रिलीज करेगा मच्छर के अंदर ही, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट के तौर पे काम आ रहा है ना, कभी ह्यूमन में अपनी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है और आधी अपनी मच्छर में कर रहा है, मच्छर दैट इज फीमेल एनाफिलीज। तो वो दोबारा स्पोरोजोइड्स रिलीज होंगे फीमेल एनाफिलीज में। अब वो फीमेल एनाफिलीज दोबारा किसी नॉर्मल पर्सन को अगर बाइट करती है तो दोबारा से स्पोरोजोइड्स उसमें डाल देगी और सेम साइकिल चलती रहती है प्लाज्मोडियम की, ठीक है। तो ये था मलेरिया, एकदम बढ़िया से हमने कर लिया। इसका नाम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस है। क्विनाइन और क्लोरोक्विन जो है इसकी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले, आगे जो है हमारे पास एक और प्रोटोजोआन डिजीज है, दैट इज एमीबियासिस। Amoebiasis, that is amoebic dysentery. It is caused by a protozoan endoparasite. क्या नाम है, नाम याद रखना है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोआन जो है वो एमीबियासिस कोज करता है, ठीक है, जो कि फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये पैथोजन, ये पैरासाइट की फॉर्म है, इसका मतलब ये एंडोपैरासाइट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हाउसफ्लाई जो है, हाउसफ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, मतलब वेक्टर की तौर पे काम करता है, एंड ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड। तो हाउसफ्लाई इसमें क्या है, हाउसफ्लाई एक वेक्टर के तौर पे काम कर रही है ना। गांव देहातों में क्या मामा घोड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको। तो हाउसफ्लाई जो है वो एक मैकेनिकल कैरियर मतलब वेक्टर के तौर पे काम कर रही है, जो कि फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस में जो ये होती हैं, ये जो हाउसफ्लाई मतलब हाउस में जो घरों में उड़ती हैं मक्खियां, तो मक्खी जो है वो क्या है, वेक्टर का तौर पे काम कर रही है। गंद में से उठ के इन्फेक्टेड पर्सन के जो वेस्ट होगा उस पे बैठती हैं, और उससे क्या है, हमारे मान लो फूड पर बैठ गई मक्खी तो हो सकता है उसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका और वो फूड के थ्रू हमारे अंदर चला गया तो एमीबियासिस हो जाएगा, ठीक है। तो एमीबियासिस इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इसी तरीके से तो इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फूड वाटर कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर। इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स भी कभी कभार बन जाते हैं इसमें, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ये है एमीबियासिस, दैट इज एमीबिक डिसेंट्री। क्या ये कहानी क्लियर है इसकी भी? क्या इसकी भी कहानी क्लियर हो गई, सिम्टम समझ में आ गए? तो ये दो थी प्रोटोजोआन डिजीज। आगे चलिए फंगल डिजीज पे। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फंगल डिजीज। अभी तक हमने कौन कौन सी डिजीज बच्चा पार्टी कर ली? बैक्टीरियल डिजीज कर ली, बैक्टीरियल डिजीज में 2 डिजीज की, टाइफॉइड, एक तो टाइफॉइड की, दूसरी निमोनिया की। उसके अलावा हमने वायरल डिजीज में 3 डिजीज की, उसके अलावा प्रोटोजोआन डिजीज में 2 डिजीज कर चुके हैं। तो 3, 2, 5 और 2, 7, टोटल 7 डिजीज हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ रही है फंगल डिजीज, दैट इज द रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है, इट इज रिंगवर्म, तो देख लो ये पिक्चर एनसीईआरटी में दे भी रखी है, ये रिंगवर्म की है ना, डायग्राम जो कि शो कर रहा है इस टाइप के रिंगवर्म्स, दांत जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाते हैं। तो रिंगवर्म की अगर हम बात करें तो इट इज कोज्ड बाय द फंजाई ऑफ जेनरा। काफी सारी फंजाइज होती हैं जिनके काफी सारी फंजाइज जो है वो रिंगवर्म कोज करती है। तो डिफरेंट जेनरा, जिसमें से 3 एनसीईआरटी में है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। ये तीनों आप याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। ये तीनों फंजाई के जो जेनरास हैं ये रिंगवर्म कोज करते हैं, ठीक है। Human infection occurs either through the contact with infected person फ्रॉम सोइल, जिसको भी रिंगवर्म्स होते हैं कहते हैं ना, वो अलग से डॉक्टर जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा अलग सोप अपना यूज करो, अपना अलग टॉवल यूज करो, किसी के साथ कोई क्लॉथ शेयर ना करो, राइट। तो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाता है या सोइल से। इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द टॉवल्स, क्लॉथ्स, कॉम्स एक्सेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। इसके अलावा हीट एंड मॉइस्चर जो है वो हेल्प करता है दीज फंजाई टू ग्रो, दैट मेक्स देम
थ्राइव इन द स्किन फोल्ड्स लाइक इन ग्रोइंस और बिटवीन द टोइज। मतलब रिंगवर्म्स ज्यादा आपने अगर सुना हो तो क्या है कि कोज होते हैं गर्मियों में ज्यादा होते हैं, लाइक स्वेटिंग वगैरह होती है तो अगल बगल में हो जाते हैं, मतलब वहां पे क्या है रिंगवर्म्स ज्यादा होता है। इसका मतलब हीट या मॉइस्चर जो होता है वो प्रमोट करता है रिंगवर्म्स को, है ना, इस फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इन सब के कारण रिंगवर्म कोज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें होता क्या है, ड्राई स्केली लैशेस बन जाते हैं, आपको पता ही है ये तो, है ना, लेशंस बनते हैं इसमें, तो एक ही सिम्टम्स हैं। लेशंस बन जाते हैं ना, वो भी ड्राई एंड स्केली से लेशंस बन जाते हैं इसमें। इसका एक ही मात्र सिम्टम्स जो दिखता है, ठीक है, जो कि इस फोटो में एनसीईआरटी ने दिखा भी रखा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लेशंस बन रखे हैं। आगे चले, फंगल डिजीज में तो एक ही था, अब आगे हम आते हैं हेलमंथिक डिजीज में। ठीक है, आगे हम आ रहे हैं हेलमंथिक डिजीज, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज का लास्ट सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, हेलमंथिक डिजीज में दो डिजीज हैं, एस्केरियासिस है और एक कौन सी है, एक और हमारे पास कौन सी है, फाइलेरियासिस है। तो सबसे पहले एस्केरियासिस को देख लेते हैं। इट इज कोज्ड बाय द इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, जिसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, नाम याद रखना है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, हेलमंथिक डिजीज मतलब वर्म्स के थ्रू हो रही है, इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं। ये एग्जांपल आपकी 11th की एनसीईआरटी में भी है, आपने रीड किया होगा, एनिमल किंगडम चैप्टर में देखा होगा आपने, राइट। तो हेलमंथीज में तो एस्केरियासिस जो है वो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड, एस्कैरिस जेनेरा का जो एंडोपैरासाइट होता है वो कोज करता है, एस्कैरिस जिसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। अच्छा, रिंग वर्म इज अ डिजीज, दोनों चीज में डिफरेंस समझ लेना। रिंगवर्म खुद एक डिजीज है जो कि फंगस कोज करता है, हेलमंथिक डिजीज में जो पैथोजन होता है वो वर्म होता है, जैसे कि इस केस में राउंड वर्म है। ठीक है, तो इसमें पैथोजन वर्म है, उसमें बीमारी का नाम वर्म है। ठीक है, आगे चले, इसमें होता क्या है, एग्स जो होते हैं पैरासाइट के, कौन से पैरासाइट मतलब एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स के, आर एक्सक्रीटेड along with the feces of infected person which contaminates water, soil and plants। ठीक है, infection takes place through the contaminated vegetable fruit, वही contamination से hygiene maintain करोगे तो ये सब होने के कोई चांसेस है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ सिम्टम्स देख लीजिए, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं इसमें, है ना, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लग जाती है कुछ केसेस में, इंटरनल ब्लीडिंग, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग जो है देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, है ना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिलती है इस केस में, और हाई फीवर हो जाता है इसमें भी, है ना। इसके अलावा अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर पेन, इनडाइजेशन भी हो जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, और इंटेस्टाइनल पैसेज जो है कई बार ब्लॉक भी हो जाता है इस केस में ना, एस्केरियासिस में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं एस्केरियासिस में, जो कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स करता है, जिसको राउंड वर्म भी बोला जाता है, और कंटेमिनेशन के थ्रू होगा, फीसिस मैटर जो होता है, फीकल मैटर, उसके कारण फैलता है, ये कंटेमिनेशन होता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज द फाइलेरियासिस, दैट इज द हाथी पैर एलिफेंटाइसिस। ये पिक्चर भी दे रखी है, इसमें दिख भी रहा होगा, ये फाइलेरियासिस की एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखी है, शो कर रखा है। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये फाइलेरियल वर्म कोज करता है। मैंने बताया ना, हेलमंथिक डिजीज तो वर्म तो होगा ही कोई ना कोई, तो ये फाइलेरियल वर्म कोज करता है, इसलिए इसको फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंट की तरह इसमें पैर हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें नाम क्या है वर्म का, वाउचेरिया बैनक्रोफ्टी या फिर वाउचेरिया मलाय, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। वाउचेरिया बैनक्रोफ्टी या वाउचेरिया मलाय नाम का जो फाइलेरियल वर्म है वो कोज करता है फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटाइसिस। ठीक है, क्या इतनी कहानी क्लियर है। और फीमेल क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो का भी नाम याद रखना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये वेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो कई सारे मॉस्किटोज हमने देख लिए हैं, और ज्यादातर मॉस्किटोज अगर आपने देखे हो तो फीमेल ही हैं। ठीक है, तो बीमारी की जड़ तो जो है आप समझ रहे हो, है ना, तो फीमेल क्यूलेक्स जो है वो मॉस्किटो इज द वेक्टर होता है, फीमेल क्यूलेक्स ही क्या है, मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ द फाइलेरियल वर्म, दैट इज वाउचेरिया बैनक्रोफ्टी एंड वाउचेरिया मलाई। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना समझ में आ गया। आगे चले, और इसमें सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स तो वैसे आपको दिख ही रहे हैं, है ना, सिम्टम्स तो आपको दिख ही रहे हैं, फिर भी हम लिख लेते हैं,
सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन होता है ऑर्गन्स का, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इसमें होते हैं, जिस भी ऑर्गन में ये होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो जेनाइटल ऑर्गन्स में भी अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं इसमें, जेनाइटल ऑर्गन्स में भी अफेक्टेड, है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट इसमें डिफॉर्मेशन भी हो सकता है जेनाइटल ऑर्गन्स का, तो है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लॉकेज हो जाता है, ये जो लोअर लिम्स में लिम्फ वेसल्स होते हैं, है ना, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, है ना, लोअर लिम्स जो होते हैं पैर वगैरह, वहां के ये ब्लॉकेज हो जाता है और सारा का सारा स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एलिफेंटाइसिस का केस हो गया। आगे चले, आगे चला जाए बच्चा बाल्टी। अब आगे एक टॉपिक आता है हमारे पास, इम्यूनिटी। ये तो हो गया इन्फेक्शियस डिजीज का पूरा सेगमेंट, जिसमें हमने सारी की सारी डिजीज देख ली। कौन कौन सी डिजीज देख ली हमने बच्चा बाल्टी, कहाँ गया वो, हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज में हमने टाइफाइड देख लिया, निमोनिया देख लिया, कॉमन कोल्ड पढ़ लिया, डेंगू पढ़ लिया, चिकनगुनिया पढ़ लिया, मलेरिया पढ़ लिया, एमीबियासिस पढ़ लिया। ठीक है, फंगल डिजीज में हमने क्या है, रिंगवर्म देख लिया, एलिमेंथिक डिजीज में एस्केरियासिस देख लिया और फाइलेरियासिस देख लिया। तो सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज हम देख चुके हैं। टोटल कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, टोटल 10 इन्फेक्शियस डिजीज है हमारे पास। ठीक है, टोटल 10 इन्फेक्शियस डिजीज को हमने कवर कर लिया है। आगे चलें, अब एक टर्म आती है हमारे पास इम्यूनिटी की। ठीक है, अब नया एक हमारे पास जो टर्म है दैट इज इम्यूनिटी। अब इन्फेक्शियस डिजीज को रोका कैसे जा सकता है, ये सब वही पब्लिक हाइजीन मेंटेन करो और है ना, अपना ध्यान रखो, किसी कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, वो सब है। उसके अलावा एक नया टॉपिक है हमारे पास इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी एक्चुअली में क्या होता है, ये एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की। इसको हम लिखें, अगर डिफाइन करना चाहें इम्यूनिटी को एक लाइन में, इट इज द ability, it is the ability of an organism, it is an ability of an organism to resist itself from the development of a disease, from development of disease। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है बच्चा बाल्टी, इतने बात क्लियर है। अब इम्यूनिटी जो है ये भी दो टाइप की होती है, इम्यूनिटी जो है ये भी दो टाइप की होती है। अगर इसको क्लासिफाई करें तो दो टाइप की होती है। पहली इनेट इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो इनबोर्न है, बाय बर्थ है। ठीक है, और एक टाइप की और इम्यूनिटी होती है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो एडेप्टेशन के बाद आई है, एडेप्टिव है। क्या कहानी इतनी क्लियर है, जो मतलब एडप्ट किया हमने बाद, जन्म के बाद, जो जन्म से मिली है दैट इज द इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एडप्ट करी हुई है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप से हम क्लासिफाई करके चलते हैं, इसको हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इनेट इम्यूनिटी जो बर्थ से है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एडप्ट की है हमने, ठीक है, आफ्टर बर्थ एनवायरमेंटल कंडीशन में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट, तो इम्यूनिटी क्या है, हमारी ऑर्गेनिज्म की हमारी एबिलिटी जो कि हम डिजीज से अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं। राइट, तो ये एक चीज हो गई। तो ये इम्यूनिटी सेगमेंट जो है बच्चा बाल्टी, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे अपने पार्ट उसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे इसको डिटेल में, इम्यूनिटी को एक एक को, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, और फर्दर हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में चलेंगे, फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने।
राइट बच्चा पलटी। तो आज हमने इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसका कंप्लीट सेगमेंट देख लिया अच्छे से, और इम्यूनिटी का हमने एक ओवरऑल देखा। इम्यूनिटी को डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पार्ट सेकंड में करेंगे इसी चैप्टर के, और उसके साथ साथ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को भी देखेंगे, जिसमें एड्स, कैंसर एंड कुछ ड्रग्स के बारे में भी देखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये आधा चैप्टर हो चुका है, आधा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और आगे के लिए जय हिंद।